ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग, बताइए। सर इन्वेस्टमेंट से पढ़ रहे थे हम, पोटेंशियोमीटर क्या था? पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया था अपन, वेरी गुड। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर के आगे आपको एक दो छोटे छोटे से डिवाइस और समझना थे, वो समझते हैं अपन, और फिर उसके आगे अपन आरसी सर्किट स्टार्ट करेंगे आज। तो एक छोटा सा डिवाइस हमको पढ़ना है, ओम्स मीटर। ओम मीटर या ओम्स मीटर ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है ओम मीटर का। देखिए, एक एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है। आपके पास अगर कोई एमीटर है तो वो करंट मेजर करता है। एमीटर में स्केल होती है और उस पर एक नीडल होती है, जो नीडल घूमकर आपको बता देती है कि करंट कितना है। मान लो कि एमीटर कुछ इस तरह से है कि जब एमीटर से कोई करंट नहीं है तो रीडिंग 0 है, उसके बाद करंट बढ़ते 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 किसी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर करंट। एमीटर में दो टर्मिनल होते हैं जिसमें अपन वायर जोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं एक सेल। मान सकते हैं कि सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है तो वो दिखा देते हैं। फिर एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं, वो चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो या यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस मैंने जोड़ा है उसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस और दिखाना है, इसकी वैल्यू आपको पता है। मान लीजिए आर नॉट इज अ नोन रेजिस्टेंस, आर नॉट इज अ नोन रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ मान लीजिए आपने ई लगाया है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और कुछ एमीटर का रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ एमीटर का रेजिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए एमीटर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अब ये जो दो टर्मिनल बचे हैं, इन टर्मिनल के बीच में अगर मैं कुछ भी रेजिस्टेंस जोड़ू, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है एक्स, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। मैंने ये जो सिस्टम करा, इस सिस्टम के बाद मेरे पास दो टर्मिनल बचे। एक एमीटर के साथ मैंने एक नॉन रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एमीटर के साथ मैंने एक नॉन रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ा। जब ये दो टर्मिनल बचे तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ा। जब मैं रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ूंगा तो सर्किट में करंट आएगा, बताइए। यस सर। यस सर। है ना? तो इस सर्किट में कितना करंट आएगा नीचे जब रेजिस्टेंस जोड़ूंगा मैं? मान लीजिए एक्स रेजिस्टेंस जोड़ा है, बताइए जल्दी से। E upon sum of all resistance of वेरी गुड। E अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो R प्लस आर नॉट प्लस आर ए प्लस एक्स, यस इतना सर। रेजिस्टेंस आ जाएगा, इतना करंट आ जाएगा, सॉरी। ये रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर नॉट रेजिस्टेंस जो आपने नोन रेजिस्टेंस लगाया था, ये एमीटर का रेजिस्टेंस आर है, और ये एक्स अननोन रेजिस्टेंस जिससे आप मेजर करना चाहते हो। तो देखिए, करंट जो सर्किट में आ रहा है वो एक्स पे डिपेंडेंट होगा ना। एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए करंट अलग अलग आएगा ना, yes sir. है ना? एक्स की वैल्यू जब अलग अलग होगी तो करंट अलग अलग आएगा। तो करंट अगर पता चल जाए तो हम ये सोच सकते हैं ना कि एक्स क्या रहा होगा। हमें अगर करंट की वैल्यू पता चल जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना एक्स क्या होगा, यस सर। यस है सर। ना? ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है ओम मीटर का। ओम मीटर ये जो मैंने बनाया ना ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो भी चीजें है, बस ये ओम मीटर है। ओम मीटर के अंदर क्या होता है? एक एमीटर होता है, इस एमीटर के साथ हमने एक नॉन रेजिस्टेंस, एक सेल को जोड़ दिया है। सेल का हो सकता है इंटर रेजिस्टेंस, तो वो मैंने शो करा है। एमीटर का हो सकता है रेजिस्टेंस, तो उसे आर शो करा है, और एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस तरह से हम अगर कुछ भी एक्सटर्नल, इन दो पॉइंट के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो एमीटर में कुछ करंट आ जाएगा। अच्छा, एमीटर करंट कितना है बता सकता है आपको? एमीटर करंट कितना है बता सकता है आपको, और करंट अगर पता चल जाए आपको तो आप बता सकते हो कि एक्स क्या रहा होगा, ठीक है। यस जैसे सर। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करंट आ रहा है ई अपॉन आर प्लस आर नॉट प्लस आर ए, ये करंट आ रहा है। करंट की वैल्यू इतनी आ रही है, तो एक्स कितना है? एक्स कितना है? जी सर। हाँ, नहीं, रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी है अभी? 0। जीरो, वेरी गुड। रेजिस्टेंस एक्स 0 ओम का है। किसी ने यहाँ से वायर जोड़ दिया है, एक शॉर्ट सर्किट वायर जोड़ दिया है।
एक वायर जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तब हमें सर्किट में इतना करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि सर्किट के अंदर जो एक्स रेजिस्टेंस जोड़ा था वो 0 है। कब? जब सर्किट में इतना करंट है कि E/R प्लस R नॉट प्लस RA के बराबर है। अच्छा, ये R और RA जो है ये हमें पता नहीं होते, जरूरी नहीं कि हमें पता हो, और R नॉट हमें एक नॉन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट कम होगा, जैसे जैसे Yes, एक्स को sir. बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट Yes, कम sir. होगा। तो इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट आ सकता है वो यही, Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. हर Yes, अमीटर sir. की एक लिमिट होती है करंट मेजर करने की, एक मैक्सिमम लिमिट तक ही करंट मेजर कर सकता है वो, राइट? Sir. Yes, हर sir. अमीटर की एक रेंज होती है, तो ये जो करंट है वो अमीटर की रेंज के कम होना चाहिए। ये जो Yes, sir. करंट है जब अमीटर की रेंज से कम होगा तभी तो इसे मेजर कर पाएंगे। तो Yes, अमीटर sir. की रेंज से कम Yes, हो, sir. ये करंट अमीटर की रेंज से कम हो, इसी के लिए हमने आर नॉट रेजिस्टेंस लगाया है। ये जो मैंने एक नॉन रेजिस्टेंस लगाया था ना, इसका कारण ही यही था कि जब यहाँ पे मैं जीरो रेजिस्टेंस लगाऊं, जब यहाँ पे मैं जीरो रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो सर्किट में जो करंट आना चाहिए वो अमीटर की रेंज से कम होना चाहिए, या जस्ट अमीटर की रेंज के बराबर हो जाए तो भी चल जाएगा। तो ये करंट अमीटर की जस्ट रेंज के बराबर हो, इसलिए मैंने आर नॉट रेजिस्टेंस लगाया है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पे हमारा कंट्रोल नहीं कितना होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक आर नॉट लगाकर हम सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सर्किट का मैक्सिमम करंट है। ये कब होता है? जब हमारा जो एक्स रेजिस्टेंस हम लगाने वाले हैं वो 0 है। ठीक है, तो जब एक्स रेजिस्टेंस 0 होता है तो मैक्सिमम करंट आता है, और ये अमीटर की रेंज के जस्ट बराबर हो तो भी चल जाएगा, उसके लिए आर नॉट चूज कर लिया जाता है। ठीक है, वी विल चूज आर नॉट so that this max current is less than or equal to range of ammeter. Max current is limited to range of ammeter. एमिटर की रेंज जितनी है बस उससे ये कम रहे, या एट मैक्स इसके बराबर रहे, हम आर नॉट ऐसा चूज करते हैं। तो आर नॉट रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए वो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। अगर मुझे एमिटर की रेंज पता है, कि एमिटर मान लीजिए 10 एम्पीयर तक करंट मेजर कर सकता है, तो ये करंट 10 एम्पीयर से कम होना चाहिए। चलो, उसके लिए अपन आर नॉट चूज कर लेंगे। अब एक बार आर नॉट चूज कर लिया अपन ने, हमने ये डिसाइड कर लिया कि आर नॉट कितना लगाना है, उसके बाद अब तुम यहाँ जो भी रेजिस्टेंस लगाओगे वैसे से करंट कम होते जाएगा, जितना बड़ा रेजिस्टेंस लगाओगे उतना करंट कम आएगा। तो जब आपने मान लो आर नॉट ऐसा चूज करा कि निडल पूरा यहाँ डिफ्लेक्ट करी थी, मैक्सिमम अमीटर में जो मैक्सिमम करंट आ सकता है वो आई नॉट आ सकता है, निडल यहाँ का डिफ्लेक्शन दे रही थी जब जीरो रेजिस्टेंस था, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम होगा तो निडल पीछे शिफ्ट होती जाएगी। सही बात है ना? Yes, sir. अगर एक रेजिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो निडल पीछे शिफ्ट होती जाएगी, तो मैं करंट पता कर सकता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस पता कर सकता हूँ आसानी से, मुझे करंट पता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास करंट वर्सेस एक्स की, वो एक्स जब 0 है तो करंट आई नॉट है, वहां से चालू करके एक्स को जब इन्फिनिटी ले आओगे तो करंट 0 हो जाएगा। ऐसी कुछ हमारे पास ग्राफ मिल जाएगा आई और एक्स का, तो हम इजीली एक्स की वैल्यू बता सकते हैं, है ना, अगर हमें करंट की वैल्यू पता है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है ओम मीटर का। ओम मीटर क्या करता है, यहाँ पे करंट दिख जाता है हमें कितना है, और जो वैल्यू ऑफ करंट है वो हमें पता चल गई तो हम बता सकते हैं एक्स क्या है। हम क्या करते हैं, ये जो स्केल थी ना इस पर डायरेक्टली रेजिस्टेंस लिख देते हैं। भाई हमें पता है कि यहाँ कितना रेजिस्टेंस लगाने से क्या करंट आएगा, तो हम यहाँ पे करंट को डायरेक्टली रेजिस्टेंस के बराबर लिख देते हैं, हमें सीधे मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? Yes, sir. चलिए, दिस इज ओम मीटर, जिसको कैसे बनाते हैं अपन ने समझा। सब बच्चे देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया चलो पूछिए, सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से एक बार। सर वो आपने नीचे क्या लिखा है, वी विल? मैंने We बोला will था, do मैंने that. क्या लिखा है, वी विल चूज आर नॉट सो दैट दिस मैक्सिमम करंट इज लिमिटेड बाय रेंज ऑफ एमीटर। वी विल चूज आर नॉट, मैंने क्या बताया था यहाँ पे आर नॉट कैसे चूज करेंगे वो लिखा है बस। ठीक है, आर नॉट ऐसा चूज करेंगे कि जो करंट मैक्सिमम आ रहा है वो एमीटर की रेंज से कम हो या एट मैक्स रेंज के बराबर हो। Yes, sir.
सर इसका एक बार प्रिंसिपल बता दीजिए शॉर्ट में सर, नेटवर्क क्या? के कारण connected। फिर से बोलो। सर ये जो ओम मीटर का जो प्रिंसिपल है सर वो बता दीजिए सर, नेटवर्क के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया सर। ओम मीटर का प्रिंसिपल तो इतना सा है कि ये एक एमीटर है, जहाँ एक रेजिस्टेंस लगाने वाले थे अपन, ये सर्किट बन रहा है अंदर, एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R0 जोड़ा है। तो इस सर्किट में अगर मैं यहाँ कुछ रेजिस्टेंस जोड़ूंगा तो ये करंट आएगा। अब करंट तो हमें एमीटर से पता चल जाएगा कितना है, करंट तो एमीटर बता देगा कितना है। तो करंट अगर हमें पता है और ये सब रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो, ये EMF पता हो, तो एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो करंट मेजर करके भी हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए यूज करते हैं। ये एमीटर, ये जो अभी ओम मीटर पड़ा, ये भी रेजिस्टेंस पता करता है, ये भी रेजिस्टेंस पता करता है। ये वर्क करता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, आप सबको तो मुझे ऐसा लगता है कि याद ही होगा व्हाट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हमारा जो अरेंजमेंट रहता है वो एक बार अपन समझ लेते हैं कैसा रहता है। देखिए, कुछ इस तरह से हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स बना हुआ रहता है। जो मैंने बनाया है अभी यहाँ पर, ये एक्चुअली सब मेटल के पीस है, मेटल के पीस है सब, मेटल के पीस है जिसके अंदर हमने ना सिलिंड्रिकल कैविटीज बना रखी है, सिलिंड्रिकल कैविटीज बना रखी है। ठीक है, मेटल की हमारे पास एक ऐसी लंबी सी रॉड थी, उसको अपन ने ऐसे बेल्ट जैसा कर दिया और उसके बीच बीच में अपन ने सिलिंड्रिकल कैविटी बना दी। इन सब सिलिंड्रिकल कैविटी में मेरे पास है ना सिलिंड्रिकल कीज होती है, नॉब्स होते हैं, सिलिंडर्स होते हैं मेटल के, जिसे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इन सब के बीच में हम सिलेंडर को इंसर्ट करके रखते हैं, मेटल सिलिंडर्स होते हैं जिनको हम इंसर्ट करके रखते हैं, मेटल सिलिंडर्स को ऐसे इंसर्ट करते थे। तो मेटल पीस विद मेटल सिलिंडर कांटेक्ट हो जाएगा, है ना, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो मेटल बीच में जो सिलेंडर है उसका साइज ऐसा लेते हैं अपन, ये दोनों जो मेटल की कीज है बिल्कुल उसके एग्जैक्टली फिट हो बीच में मेटल सिलेंडर। तो इससे क्या होता है कि मेटल सिलेंडर जब अंदर डाल देंगे तो मेटल के पीस में अच्छे से कांटेक्ट हो जाएगा। ये जो दो मेटल के पीस है, अगर मैं यहाँ साइड में देखो आपको, हमारे पास ऐसा एक बार जैसी थी मेटल की, जिसके बीच में हमने यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी। अभी जो सिलेंड्रिकल कैविटी बनाई है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों पीस कांटेक्ट में नहीं बचेंगे, अब इनमें कांटेक्ट खत्म हो गया है ना, क्योंकि अपन ने बीच में इस तरह से कैविटी बना दी है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इसके बीच में जब वो मेटल का पीस इंसर्ट करेंगे, अपन एक मेटल का सिलेंडर इंसर्ट करेंगे, तो सिलेंडर की वजह से ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब हर दो मेटल पीस जो है सिलेंड्रिकली कट मेटल पीस है, इनके नीचे है ना एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है। जब ये बीच का जो सिलेंडर है उसे हम निकालेंगे बाहर, तो वो रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, वो इनके बीच में ही है। लेकिन जब अपन मेटल पीस को यहाँ इंसर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, और जब ये मेटल पीस बाहर निकाल लेंगे तो वो रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होगा, फिर इन दोनों के बीच में बाय रेजिस्टेंस कांटेक्ट होगा। आ रहा है समझ में? ये बीच में जो मेटल का सिलेंडर है, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो इस सिलेंडर, इस मेटल पीस से उस मेटल पीस के बीच में बाय रेजिस्टेंस कनेक्शन होगा फिर। सही है, जो बीच में मैंने मेटल का सिलेंडर डाला था मैंने उसे हटा दिया, तो इसको अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास दो ऐसे मेटल पीस जो बचे, ये इनमें कनेक्शन है बाय दिस रेजिस्टेंस। देख रहे हैं आप, इसमें और इसके बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, Yes, sir. है ना।
और अगर मैं बीच में वो सिलेंडर डाल देता तो फिर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से डायरेक्ट इन मेटल पीस से करंट फ्लो करता। सर फिर सिलेंडर डालना ही क्यों, तब डायरेक्ट शांति रेजिस्टेंस शांति शांति, अभी समझ में आया जितना बोला मैंने? यस सर। सर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या? रेजिस्टेंस मेटल पीस बिल्कुल अच्छे कंडक्टर लिया अपन ने जिनका ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस है ना। चलो अब क्या करा, ये जो पूरा अरेंजमेंट बना ऐसा, तो इस अरेंजमेंट में मेरे पास बहुत सारी अब ये कीज है, ये सिलेंड्रिकल कीज है जिसके हर एक के नीचे एक रेजिस्टेंस लगा है। अगर इस की को हटाएंगे तो वो रेजिस्टेंस के थ्रू इन मेटल पीस में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं कुछ ए, यहाँ बीच में नाम दे देता हूं बी, यहाँ नाम दे देता हूं सी, और यहाँ नाम दे देते हैं अपन डी। ये मैंने 4 पॉइंट्स निकाल लिए। मैं अगर नीचे यहाँ पे ड्रॉ करूं साथ में एक कैसा रोम्बस जैसा बना लेते हैं अपन, ए बी सी और यहाँ डी। आप अगर देखें ए से बी, ए से बी के बीच में 3 की है, ए से बी के बीच में 3 की है, ए से बी के बीच में 3 की है। जो की हटाओगे, जो की निकालोगे, उसके थ्रू ए से बी का कनेक्शन हो जाएगा। अभी ए से बी के बीच में 3 की है और अगर तीनों की लगी हुई है तो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट है ए से बी। अगर कोई सी की मैंने रिमूव करी तो जो की रिमूव करूंगा उसके नीचे जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा वो रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में आ जाएगा। Am I right? यस सर। सभी बच्चे देख लो अच्छे से। अगर मैं कोई भी की रिमूव करूंगा यहाँ से तो यहाँ जो नीचे रेजिस्टेंस होगा वो ए से बी के बीच में आ जाएगा। ऐसे अब बी से सी के बीच में देखो वहां भी 3 की है, तो बी से सी के बीच में भी मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं। फिर ए से डी के बीच में देखें अगर आप, तो बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी की है, मैंने तो बहुत कम ड्रॉ करी है, बहुत सारी की है वहां पर। तो ए से डी के बीच में भी हम बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। बचे सी से डी। अब सी और डी का तो बीच में यहाँ कनेक्शन ही नहीं है, सी और डी के बीच में कनेक्शन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है उसको सी और डी के बीच में जोड़ देते हैं। मान लो कोई अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, दिस इज अननोन, जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, वो जोड़ा मैंने सी और डी के बीच में। तो आप देखें सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ चुका है एक्स। पॉइंट बी एंड डी आर कनेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। हमारे पास है ना एक गैल्वेनोमीटर होता है जो बी और डी के बीच में जुड़ा रहता है। तो अगर वो गैल्वेनोमीटर में दिखाओ अच्छे से, ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से बना दिया डायग्राम। और डी से एक वायर जाता है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहता है, एक स्विच रहता है, उसके बाद अंदर से बी तक कनेक्शन होता है। ये एक वायर है जो अंदर ही अंदर बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंदर ही अंदर बी से जुड़ा हुआ है। या इसको मैं इधर इस साइड से भी दिखा सकता था गैल्वेनोमीटर को, फिलहाल मैंने वहां से दिखाया। चलो तो बी और सी के बीच में मैंने देखो अभी गैल्वेनोमीटर जोड़ के दिखाया है और एक स्विच है यहाँ। समझ में आया इतना डायग्राम आपको? चलिए अब ए और सी, दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट सी, इनके बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसका कोई इंटर रेजिस्टेंस हो सकता है, एक स्विच लगा देते हैं, ऐसे जोड़ दी। इफ यू कैन ऑब्जर्व मैंने यहाँ पर सेल जोड़ दिया है बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में सेल जोड़ देते हैं। क्या बन गया? वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, अब अगर मैं ये वाली की प्रेस करूं और ये वाली की प्रेस करूं, ये वाली की प्रेस कर दी मैंने, उसके बाद ये वाली की भी प्रेस कर दी और गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं आया। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं आता है, दोनों की को प्रेस करने के बाद की K1 और की K2 दोनों को मैंने बंद करा और मुझे पता चला कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है, इसका मतलब मैं क्या बता सकता हूँ, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस मान लो RA है, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस मान लो RB है। ये जो रेजिस्टेंस था इसको अपन बोल देते हैं R, और उधर जो रेजिस्टेंस है वो X। मैंने जब दोनों की प्रेस करी और मुझे गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं दिखा तो मैं क्या बता सकता हूँ? RA upon R equal to RB upon X. Very good. If K1 and K2 are closed,
and no current in galvanometer, then मैं इजीली बता सकता हूँ कि आर ए और आरबी का रेशो आर और एक्स के रेशो के बराबर हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू आर बी बाय आर ए। तो एक्स की वैल्यू में बता सकता हूँ ना, एक्स की वैल्यू निकल सकती है ना, देखिए मेरे पास। यस सर। यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। अब आर ए और आरबी तो देखो रेशो में है, आर ए और आरबी तो आपको बस रेशो क्रिएट कराना है। आर ए और आरबी की वैल्यू सिर्फ रेशो क्रिएट कराने के लिए रिक्वायर्ड है आपको। तो हमारे पास ना 3 तरह की वैल्यूज पॉसिबल है आर ए और आरबी की, 10, 100 और 1000, 10, 100 एंड 1000। मेरे पास आर ए और आरबी के बीच में अगर आप देखोगे ना तो 3 की है। आप अगर ए और बी के बीच में देखो तो 3 की है, देखिए 1 2 3 की है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है। कितने कितने ओम के रेजिस्टेंस होते हैं? 10, 100, 1000। ऐसे बी और सी के बीच में भी 3 रेजिस्टेंस है, 10, 100, 1000। इधर 3 रेजिस्टेंस, उधर 3 रेजिस्टेंस। तो आर ए और आरबी का जो रेशो है, मैं आर ए और आरबी को 10 और 1000 जैसा कुछ रखूं तो ये रेशो हो जाएगा 1/100, या उल्टा रखूं तो 100। सही है? यस आर ए सर। और आरबी का रेशो 1/100 से 100 तक वेरी कर सकता हूँ, 1/100 से 100 तक वेरी कर सकता हूँ। मैं कोई भी एक की निकालू इन दो पॉइंट के बीच की, तो मैं 10, 100 या 1000 ये वाले रेशियो यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इन रेशो को मैं 10, इन रेशो की वैल्यू में 1/100 से लेके 1/10, फिर 1, फिर 10, फिर 100 ऐसे वेरी कर सकता हूँ। तो ये रेशो बदल सकते हैं अपन। फिर वैल्यू आर की क्या ले सकते हैं अपन? तो आर की वैल्यू लेने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज है, यहाँ पर बहुत सारी चीज है। कितने कितने ओम की होती है वहां पर? 1, 2, 5, उसके बाद 10, 20, 50, उसके बाद 100, 200, 500, उसके बाद अगली की होती है 1000, 2000, 2000, फिर आती है 5000 की चीज। ऐसे आपके पास चीज है वहां पर, है ना। और भी की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। जो स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफिस बॉक्स है उसमें कुछ इस तरह की हो सकती है। तो मेरे पास बहुत सारी कीज है यहाँ पर, और मैं किन्हीं भी 2, 3, 4, 5 सबको निकाल सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि सारी की को निकाल दूं। जब मैं यहाँ सारी की निकालूंगा तो जितने भी रेजिस्टेंस है सब सीरीज में जुड़ जाएंगे। देखिए ए से लेके डी तक ये सारी की अगर मैं निकाल दूं तो ए से डी तक हर एक रेजिस्टेंस मुझे सर्किट में सीरीज में दिख जाएगा। समझ पा रहे हो क्या ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, ए से डी के बीच में मैं ना कितने भी रेजिस्टेंस को क्रिएट करा सकता हूँ बाय रिमूविंग डिफरेंट कीज। अब मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, मान लो ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। तो मेरे पास एक की है जिसमें 1 ओम लिखा है, मैं उस की को निकालूंगा तो ए से डी के बीच में 1 ओम बन जाएगा। मुझे मान लो 5 ओम बनाना है तो मेरे पास 5 ओम की भी है, तो ए से बी के बीच में 5 ओम की जो की हो वो निकालो, तो ए से डी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लो मुझे 15 पॉइंट नहीं, मुझे मान लीजिए 263 ओम बनाना है। मुझे रेजिस्टेंस क्रिएट करना था 263 ओम ए से डी के बीच में। तो मैं एक 200 ओम की निकालू, एक 50 ओम की निकालू, एक 10 ओम की निकालू, एक 1 ओम की और एक 2 ओम की, तो 263 ओम बना सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, तो ये सारी की देखो मेरे पास है वहां। आप जो भी रेजिस्टेंस सोचो 1 ओम से लेके 5000 ओम के बीच में जो भी नंबर आप सोचो उतना रेजिस्टेंस आप क्रिएट करा सकते हो। 1 ओम से लेके 10,000 ओम तक, सॉरी 10,000 ओम तक जो भी रेजिस्टेंस सोचो उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करा सकते हो। यस सर। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये विस्टोन ब्रिज बनता है बेसिकली। हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे निकालना है वो यहाँ लगा दिया मैंने, और फिर मैं ए और बी का रेजिस्टेंस कुछ सेट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आर की वैल्यू बनाते जाता हूँ, बनाते जाता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 जैसा आ जाए या गैल्वेनोमीटर में करंट के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाए। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना
तो हम डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जब बदलती है तब समझ जाते हैं कि भैया अभी रेजिस्टेंस ऐसा हो गया है कि करंट की डायरेक्शन पलट गई है, इसका मतलब रेशो अभी उल्टा हो गया है। उससे हमको समझ में आ जाता है कि आर ए और आरबी में अभी एक्स और आर में से कौन बड़ा था, फिर अपन फर्दर एडजस्टमेंट करना चालू कर देते। चलो अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो आप करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्या पूरा क्लियर है? बेसिकली विट्स ऑन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आया क्या पूरा समझ में? यस Yes, सर। sir. चलिए ओके। अब इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा? इसका नाम इंस्ट्रूमेंट का पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों है? एनीवन? सब मैसेज क्योंकि सर इसमें सब तरह के रेजिस्टेंस तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों? सब मैसेज सेंड करने के लिए यूज होता था। नहीं, पहले आप- सर जब मैसेज करते थे तब वो लंबे लंबे वायर जोन से करते थे, तो हाँ बीच में कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ऐसा कुछ होता था तो उसके लिए करते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कई पहले अपन है ना, आपने सुना होगा तार चलता था, तार आया ऐसा बोलते थे। बेसिकली क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस है ना कनेक्शन होता था यूजिंग केबल, केबल से कनेक्शन होता था। अब वो केबल कहीं ब्रेक हो गई, मान लीजिए ब्रेक होके वो जमीन पे पड़ी है, तो हमें पता करना है कि कहाँ पे ब्रेक हुई है। तो वो ब्रेक कहाँ हुई है ये पता कर सकते थे अगर मेरे पोस्ट ऑफिस से उस केबल के ब्रेक पॉइंट तक का अपन रेजिस्टेंस निकाल लो। वो रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूर पे ब्रेक हुआ है। तो उसका उस लॉजिक के लिए यूज करते थे अपन। तो बहुत काम की चीज होती थी पोस्ट ऑफिस में, इसलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज नाम पड़ गया इसका। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने सारे देख लिए हैं। अब वेरिएबल रेंज एमीटर वगैरह ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं जो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि यार वो बच्चे के ब्रेन से ही हो जाता है। बच्चा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाएगा। तो एक दो छोटी छोटी चीजें मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे आप। आपके मॉड्यूल में है वैसे क्वेश्चन, तो उनका कॉन्सेप्ट मैंने जानबूझ के स्किप कराया ताकि क्वेश्चन के थ्रू आप समझे। चलिए तो अपन अब सब हटाते हैं ये और अपना अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं, आरसी सर्किट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड आरसी सर्किट? आपको इस शब्द से क्या समझ में आया? देवेश बोलिए। हाँ, मैं अगर तो बोलता हूँ, सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी कैपेसिटर भी है ना, ऐसे सर्किट्स को अपन आरसी सर्किट बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट आरसी सर्किट क्या सोच सकते हैं अपन? सबसे आसान जिसमें सर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर हो। बहुत बढ़िया है ना भाई। आसान सा सर्किट अगर सोचना है तो एक ही रेजिस्टर लगाओ, एक ही कैपेसिटर लगाओ। एक रेजिस्टर लगा लो, एक कैपेसिटर लगा लो। चलो आप सर्किट में करंट लाने के लिए बैटरी भी लगा देते, बैटरी लगा दी। सर्किट में स्विच लगा देते, सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच लगा दिया, और T0 पे सर्किट को ऑन कर देते हैं। T0 सर्किट को स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करूं? रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या लूं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर। कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या लूं? सी ले लूं। बैटरी का एमएफ क्या लूं? ई सर। सी ले लेते हैं, है ना। T0 पे स्विच ऑन करा। अच्छा, T0 पे कैपेसिटर में हो सकता है चार्ज, आपने तो पढ़ा है कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है ना। यस तो आसानी के लिए क्या ले ले, सबसे आसान सोच समझने के लिए क्या ले ले, क्या मान ले चार्ज क्या था शुरू में कैपेसिटर पे? जीरो। अनचार्ज। अनचार्ज। लेट अज्यूम कि अनचार्ज था, ठीक है। आसान पड़े अपन को, आसान लगे हमको, इसलिए इसको मैंने मान लिया अनचार्ज है, ठीक है। चलो अब मैंने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करेंगे तो थोड़ी देर बाद सेल है, तो सेल से कुछ चार्ज फ्लो करेगा ना, ऐसा सर्किट में करंट आएगा। Yes, sir. लेट एट टाइम t, किसी समय t पर सर्किट देखते हैं अपन, क्या t समय पर सर्किट में कुछ करंट आ सकता है?
भाई बैटरी है, रेजिस्टेंस से तो करंट आ सकता है, am I right? Yes, sir. तो मान लेते कुछ करंट, क्या मानू करंट को, बोलो। आई सर। आई मान लेते आई करंट फ्लो कर रहा है इससे, ठीक है। अच्छा, सर्किट में इसका करंट फ्लो हो गया तो कैपेसिटर की प्लेट पे कुछ चार्ज आ गया होगा ना। यस सर। देखिए यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि करंट ऐसे जा रहा है, तो इस प्लेट पे क्या चार्ज आ गया होगा, प्लस में, यस सर। है ना। कितना मान ले चार्ज को, क्यों मान लिए सर? क्यों मान लेते हैं, बहुत आसान सी चीज, क्यों मान लेते हैं। मान लेते हैं इस प्लेट पे प्लस क्यू है तो उधर पे माइनस क्यू होना चाहिए, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी की एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, ठीक है। चलो अब किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि एक सर्किट में मैं, यस सर। बोलो क्या आएगी इक्वेशन। सर प्लस ई माइनस आई आर वेरी गुड, आगे माइनस सी वी क्यू इंटू वी क्यू बाई सी। यस सर। ठीक है। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप Q बाय C होता है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये जो करंट जा रहा है, अगर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर की चार्ज का क्या होगा, सर्किट में करंट है, करंट से चार्ज का क्या होगा कैपेसिटर के, करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट ऐसे गया तो कैपेसिटर की चार्ज का क्या होगा, बोलिए। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रियांशु कटारिया, भाई यहाँ पे देखिए करंट जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर से इधर ऐसे चार्ज जा रहा है, तो चार्ज के ऐसे फ्लो होने से जो चार्ज कैपेसिटर पे था उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। प्रियांशु आप क्लास में हो, प्रियांशु, यस, वेरी गुड, है ना। प्लीज ध्यान दीजिए, करे क्लास में रहिए, जो भी पूछा जाए आपको रिप्लाई देना है। सो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा वर्षा ने, जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, यहाँ बेसिकली चार्ज फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि चार्ज उधर जा रहा है, तो इस प्लेट पर, कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। दिस क्यू विल बी वेरिएबल। अच्छा, क्यू वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि करंट आ रहा है, करंट मतलब चार्ज का रेट ऑफ चेंज, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो, तो आई शुड बी इक्वल टू dq बाई dt, आई शुड बी इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज बढ़ा तो किसने बढ़ाया, करंट ने, तो चार्ज के बढ़ने का रेट ही तो करंट होना चाहिए था। यस सर। यस सर। आई शुड बी इक्वल टू dq बाई dt, ये हमने लॉजिक से सोचा, कि आई और dq बाई dt का क्या रिलेशन है। अब मुझे ये इक्वेशन मिल रही है जिसमें आई और q इनका एक रिलेशन है। एक काम करते, आई की वैल्यू रख देते dq बाई dt, आई को dq बाई dt लिख देते, तो क्या बनेगा मेरे पास इक्वेशन, जरा बताएंगे आप, बताइए क्या आएगी इक्वेशन, आगे रख दो आई को, हाँ R into dq by dt सर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो अच्छा जाएगा। चलो इसको राइट हैंड साइड ले चलते हैं, तो Yes, sir. r इंटू डी क्यू बाई डी टी, आगे प्लस dq by dt। इसको वहां ले गए तो e माइनस क्यू बाई सी बच जाएगा, यस सर। ये dt वहां ले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो r इंटू डी क्यू अपॉन e माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ये क्या है, व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड इन मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, Differential. वेरी गुड, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से दो वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ कौन से दो वेरिएबल बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, Q और T, वेरी गुड। यहाँ पे dq है तो q वेरी बदल रहा है, यहाँ t है तो t बदल रहा है। क्या आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो,
कैन यू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। या Yes, sir. अच्छा, इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर पे? 0 सर। और किसी 0. समय t पर हमने क्या माना है? Q सर। Q. Now you can integrate this differential equation. आप इंटीग्रेट करिए तो बताइए मुझे क्या मिलेगा? यस सर। अब इंटीग्रेट करिए और बताइए। ओके, नाउ यू कैन इंटीग्रेट एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आप इसे इंटीग्रेट करके बताइए मुझे क्या आएगा। और आई होप कि इतना तो हमें मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, तो आप अपना करिए, मैं मेरा करता हूँ और फिर अपना आंसर चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, मुझे लग रहा है यार कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे नीचे मेरे पास दिख रहा है ई एक कांस्टेंट, ये क्यू एक वेरिएबल। मुझे दिख रहा है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन ln में आता है। आई थिंक 1/x का लीनियर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होता है वही रख दिया जाता है। उस एक्सप्रेशन में x जो भी है, मतलब जो वेरिएबल है उसके इनटू में जो उसे डिवाइड कर देते। ये मैंने कर दिया जो मुझे याद था। 0 से q, इधर लिमिट आ जाएगी dt का t और लिमिट रख के t। तो लिमिट इधर भी पुट कर देता हूँ मैं। ये r इंटू ये माइनस आर सी हो रहा है। लॉग में लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e आएगा, फिर लॉग एम माइनस लॉग एम का लगा दिया फॉर्मूला। तो मुझे लगता है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस क्यू बाई ई सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। थोड़ा सा अरेंज करें, क्यू हो जाएगा ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ओह, आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन। क्या मेरी इक्वेशन सही है? यस सर। ओह, थैंक यू। चलिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इन दिस सिंपल आरसी सर्किट मैंने डिराइव कर लिया कि कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलेगा। अगर कैपेसिटर का चार्ज आ गया मेरे पास तो मैं सर्किट में करंट भी बता सकता हूँ। अब तो सर्किट में करंट की भी इक्वेशन बता सकता हूँ, बिकॉज इट वॉज जस्ट dq by dt. So if I differentiate this equation, I can get the current in the circuit. Okay, so let's differentiate this equation. So c is a constant, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस t बाय आर टी का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? और जो आएगा वो लिख दो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये आएगी इक्वेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन आने वाली है। क्या सही आई है क्या मेरी इक्वेशन? Yes sir. ओके, Yes, sir. आप लोग चेक कर लेना, है ना बच्चों। मैं मतलब आई एम फिजिक्स टीचर, मैथ्स में हो सकता है मैं गलती कर दूं, तो प्लीज ऑलवेज चेक। ठीक है, तो आप प्लीज हमेशा चेक करो। आप लोग अभी भी मैथ्स पढ़े हो तो मुझे लगता है कि आपका मैथ ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो आप ये हमेशा चेक कर लिया करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इक्वेशन आ रही है। अब करंट आ गया। अच्छा, इसमें कोई मुझसे कुछ भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ क्या? कोई मुझसे पूछे बताओ कि रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, तो बता सकते हो क्या? रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो क्या? सर्किट में एक रजिस्टर है ना, उसका पोटेंशियल ड्रॉप किसी ने पूछा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बता सकते हो क्या? यस सर। कैसे बताएंगे? आईआर। आईआर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? उससे करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट की तो इक्वेशन पता है मुझे, आई इनटू आर कर दूंगा, बहुत आसान। वेरी गुड। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप कोई पूछे तो बता सकते हैं क्या? Yes sir. बोलो Yes, कितना, क्या sir. बताएंगे? Q by C कर देंगे sir. Q बाय सी, वेरी Yes, गुड। sir. Q को C से डिवाइड कर दो, आ जाएगा, है ना। अच्छा, कोई कैपेसिटर की एनर्जी पूछे तो बता सकते हो क्या? Q square by 2c. बहुत बढ़िया, Q स्क्वायर बाय 2c। तो यार आप तो हर चीज ही बता सकते हो। तो एक तरह से सर्किट पूरा सॉल्व कर दिया आपने। जो सर्किट में कोई पूछ रहा आप तो सब बता दे रहे हो, मतलब आपको पूरा सर्किट सॉल्व करते आ गया, है ना। तो हम जब आरसी सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर को अनचार्ज लिया, एक रजिस्टर लिया, एक सिंपल वाला आरसी सर्किट लिया, तो हमने एक आरसी सर्किट का केस 1 लिया था, एक आसान वाला केस लिया था।
तो इसमें आप कोई भी कुछ भी पूछे अब आप बताने लायक हो गए, है ना। और अच्छा, चार्ज और करंट की इक्वेशन जो आई है, जरा आप इनको समझते कि किस तरह की इक्वेशन आई है। जरा इस चार्ज की इक्वेशन को देखो, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो आप? आपको मैथ में फंक्शन में ग्राफ पढ़ा है क्या अभी? एक्सपोनेंशियल बनेगा तो। अच्छा, मैथ में फंक्शन में ग्राफ पढ़ा दिए क्या? यस सर। हाँ, बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए कुछ भी बाएं हाथ का खेल है तो उसका ग्राफ बनाना, है ना। e की पावर माइनस टी, इसका ग्राफ तो आपको बताया होगा। e की पावर माइनस टी का ग्राफ क्या होता है, उसमें बाहर माइनस लगाना है, तो क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को शायद शिफ्ट ऊपर से नीचे कर देते, मिरर इमेज ले लेते, ऐसा कुछ मेरे को याद है। 1 माइनस करना है तो एक अमाउंट से ऊपर शिफ्ट कर देते, कुछ ग्राफ में जोड़ो तो उतना अमाउंट ऊपर शिफ्ट कर देते, बाहर कुछ मल्टीप्लाई करते तो दिखने में वैसे ही रहता है ग्राफ, बस वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आ जाता है। इस तरह से ग्राफ आ जाता है चार्ज वर्सेस टाइम का। इस तरह से ग्राफ आ जाता है चार्ज वर्सेस टाइम का। चार्ज मैक्सिमम सीई दिख रहा है हमको, और वो कब दिखेगा, जब बहुत लंबे समय पे देखेंगे अपन। चलो ग्राफ में कुछ स्पेशल पॉइंट, ग्राफ में मैक्सिमम करंट मुझे, सॉरी मैक्सिमम चार्ज दिख रहा है सीई। अच्छा, कभी इसका आधा भी तो होगा ना चार्ज, कभी इसका आधा भी तो होगा चार्ज। यस सर। कब होगा, यस सर। कब होगा, टाइम बताओ। मैक्सिमम चार्ज सर आधा होने आरसी का टाइम निकालो। यहाँ पे Q को रख ln दो, 2 by RC। ln 2 by RC, वेरी गुड, ln 2 by RC आ जाएगा, वेरी गुड, आ जाता है 1 by RC इंटू ln 2, ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे T के साथ में देखिए RC, T के साथ में RC लिखा है, जो RC ना, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, इस RC को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ है ना, टाइम के साथ डिवीजन में दिख रहा है, तो उसका टाइम का ही डायमेंशन होना चाहिए भाई। ई की पावर जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होने के लिए किसी भी नंबर की पावर डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो नंबर की पावर डायमेंशन लेस होने के लिए इस टी और आरसी का रेशो शुड बी डायमेंशन लेस। टी और आरसी का रेशो डायमेंशन लेस मतलब कि आरसी के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन, तो ये भी किसी तरह का टाइम है, ये कोई स्पेशल टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसमें क्या खासियत है, टी इक्वल टू आरसी हो जाएगा तो देखो क्या होगा, एट टी इक्वल टू आरसी को अपन टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो टी इक्वल टू टाउ या आरसी, जो समय था उसको मैंने आरसी रख दिया या टाउ रख दिया, तो इसको अगर मैं आरसी रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 1 बन जाएगा ना, यस सर। है ना। तो e की पावर -1 बनेगा, तो चार्ज हो जाएगा सी इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, चार्ज हो जाएगा सीई इंटू 1 माइनस ई की पावर -1, ई की पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई, तो सी इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। क्या आपको 1 अपॉन ई की वैल्यू याद है, डू यू नो व्हाट इज 1 अपॉन ई? सर 0.37। हाँ, लगभग लगभग 0.37, लगभग, ऑलवेज रिमेंबर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इट इज नियरली 0.37, 1 अपॉन ई लगभग 0.37 होता है, तो वो अगर रख दे तो चार्ज हो रहा है C इंटू 63% समथिंग, और मैक्सिमम चार्ज का 63% आ रहा है। यहां से हमें समझ में आया कि Q जो है वो करीब करीब 63% ऑफ C है। C मतलब मैक्सिमम चार्ज था, अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखें तो मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है वो C आ सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस पर चार्ज ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम का 63% हो गया। आप देखिए चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैपेसिटर स्लोली चार्जिंग, और चार्जिंग 63% हो गई है एट t इक्वल टू टाउ, 63% चार्जिंग कंप्लीट, 63% चार्जिंग हो जाती है, 63% चार्जिंग हो गई है।
ये डेफिनेशन हो सकती है टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसपे सर्किट 63% चार्ज हो गया। चलो, तो एक सिंपल सा आरसी सर्किट में क्या क्या होता है अपन ने वो सब देखा। मैंने करंट का ग्राफ, सॉरी चार्ज का ग्राफ बनाया। अच्छा, करंट का भी ग्राफ बना सकते हैं आप, बना सकते हो क्या? बिल्कुल सही आदित्य, बिल्कुल सही। बताइए, क्या करंट का भी ग्राफ बना सकते हो क्या? Yes, sir. बताओ। करंट का ग्राफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का आएगा। ऐसे आएगा करंट का ग्राफ। जैसे जैसे टाइम में बढ़ाऊंगा, ई की पावर नेगेटिव होने से करंट कम होगा। तो देखो मैंने करंट को कम होते हुए बना दिया। ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा नहीं होगा, इंफिनिटी हाँ होगा। सर, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसा है। क्या सही है? नो सर। गलत है सर वो क्या? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा सर। इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा? जीरो कुछ की ऐसा, तरफ टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। मतलब कुछ ऐसा बनाओ कि इन्फिनिटी चाहिए, मतलब ऐसा इन्फिनिटी चले जाए ऐसा। वही सर, जीरो की तरफ टेंड Scale करेगा downward. इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा जब टाइम इन्फिनिटी होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो ये ऐसा सही है क्या? यस सर। वेरी गुड। तो आपने बताया कैसा बनाना चाहिए, है ना? ई बाय आर शुरू में रहेगा करंट, और धीरे धीरे इन्फिनिटी जब टाइम होगा तो जीरो हो जाएगा। तो टी जीरो पे करंट ई बाय आर होगा, तो मैं यहाँ पे भी रख के देख सकता हूँ। जैसे समय को जीरो डालूंगा तो करंट ई बाय आर आ जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाता है क्योंकि। तो शुरू में ई बाय आर करंट और बाद में कैसा आपने ग्राफ आपने बताया वो। तो आप इनफैक्ट अब मुझे सब तरह के ग्राफ दे सकते हो, जो भी पूछा जाए आप बता सकते हो। चलिए, तो हमने पढ़ा व्हाट इज आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट में अब आपसे मैं कुछ भी पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो। और अभी मैंने एक सिंपल सा आरसी सर्किट बताया आपको, जिसमें केवल एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक बैटरी थी। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, जो चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैक्सिमम चार्ज कितना है? अल्टीमेटली चार्ज कितना हुआ है? सीई, अल्टीमेटली चार्ज सीई है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सिर्फ ये सेल और सिर्फ ये कैपेसिटर जुड़ा है, अल्टीमेटली रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, Yes, sir. है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अल्टीमेटली रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। सर्किट में करंट जीरो हो गया, कैपेसिटर से करंट जीरो हो रहा है। देखो अल्टीमेटली आपने बताया टाइम जब इन्फिनिटी है तो कैपेसिटर में करंट जीरो है, तो बहुत लंबे समय बाद देखें तो इसमें करंट जीरो हो जाता है, जीरो करंट है। और जो पूरा जीरो करंट होने से पूरा बैटरी का ईएमएफ इसी के अक्रॉस ड्रॉप होता है, पूरा बैटरी का ईएमएफ इसी के अक्रॉस ड्रॉप होता है। एक तरह से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है मुझे लगता है आप सब कर सकते हो। कोई पूछे टाइम कांस्टेंट बताओ तो बता सकते हो, कोई किसी समय पे करंट पूछे तो इक्वेशन पता है, सब कर सकते हो आप, है ना? तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा, ये जो अभी अपन ने पढ़ा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो चार्ज है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए इस सर्किट को कई बार बोलते हैं कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट भी बोलते हैं इसे, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। चलो, तो अभी अपन ने एक सिंपल सा केस देखा। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस भी तो देखेंगे अपन, तो ये हटाओ में यस सर। अगला केस देखे आप, Yes, sir. है ना? अगला केस देखते हैं। तो अभी मैंने अनचार्ज कैपेसिटर लिया था ना, एक काम करते, चलो चार्ज कैपेसिटर ले लेते हैं, चलेगा? यस सर। है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है, चलो एक चार्ज कैपेसिटर ले लेते हैं। सर हाँ, इसमें CE/2 पे L1/2 1/RC ln2 कैसे आया सर? सर RC ln2 आएगा सर। अच्छा, आरसी एल आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई लाइक इट कि आप लोग देख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, कुछ भी गलत लिखा तो मान नहीं रहे हो, यू आर चेकिंग इट, वेरी गुड, है ना? आरसी एल इज करेक्ट, वहां पे आरसी एल आएगा, बिल्कुल सही। सर रिलैक्सेशन टाइम और टाइम कांस्टेंट में कुछ रिलेशन है कि बस सिंबल सेम है? कोई रिलेशन नहीं है, एक कहाँ का है, एक कहाँ का है, एक कहाँ की चीज है, एक कहाँ की चीज है।
टाइम कांस्टेंट अपन यहाँ पे जो आरसी सर्किट में चार्जिंग के समय का समय बोल रहे हैं अपन कुछ, जिसमें 63% चार्ज हो रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लेता है उसका एवरेज टाइम जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो गंगा जमुना जैसा इनमें बहुत भयंकर अंतर है, मतलब नील और गंगा जितना फर्क है। नील नदी है ना मिस्र में और अपने यहाँ गंगा, Yes, sir. इतना फर्क है इनमें। ठीक है, चलो केस 2। अब केस 2 अपन एक ले लेते हैं कि चार्ज कैपेसिटर है। लेट्स से वी हैव अ चार्ज कैपेसिटर और लेट्स अज्यूम कि एक सिंगल एक रेजिस्टेंस था उससे जोड़ा, इसे एक सिंगल रेजिस्टेंस से जोड़ा, ठीक है, और कोई बैटरी नहीं लगाई। आसान करने के लिए बैटरी नहीं लगाते। तो ऑफकोर्स कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया तो उसके टर्मिनल्स को जोड़ दिया तो धीरे धीरे करंट, धीरे धीरे उसका चार्ज कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग, केस 2 मैंने ली डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर का करंट कम हो रहा है, ऐसा सर्किट लिया मैंने। ठीक है, चलो क्या मानो, शुरू का करंट क्या मान लूं, शुरू में चार्ज है तो बताओ क्या मालूम। स्मॉल आई ले लीजिए सर। करंट सॉरी चार्ज मुझे एज्यूम करना है। अच्छा चार, क्यू ले लीजिए सर। यस सर क्यू ले लीजिए। क्यू, स्मॉल क्यू की कैपिटल क्यू? स्मॉल क्यू सर। स्मॉल क्यू ले ले, कैपिटल ले लो क्योंकि बाद में स्मॉल ले लेंगे अपन, यस सर। है ना। मान लेते शुरू का करंट, शुरू का चार्ज क्यू है, क्यू इज इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। t0 पे सर्किट को क्लोज करते हैं, कैपेसिटी C बोल देता हूँ, रजिस्टर को R बोल देता हूँ। थोड़ी देर बाद सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा तो मान लेते हैं कि सर्किट में कुछ करंट आ चुका है। आफ्टर सम टाइम लेट्स से कि यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, लेट्स से रेजिस्टेंस R था, लेट्स से कि चार्ज अब बदल के स्मॉल क्यू हो गया है। बदल क्यों दिया मैंने चार्ज को, कैन एनीवन गेस? मैंने चार्ज को बदल क्यों दिया? सर करंट ड्रॉन हो गया ना उसमें थोड़ा, हाँ, उससे क्या होगा? फिर सर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, चार्ज डिक्रीज होगा। और क्या मैं आप करंट और dq by dt का रिलेशन ही लिख सकता हूँ क्या? I को dq by dt लिख सकता हूँ क्या? यस माइनस भी आएगा। माइनस भी आएगा, बहुत बढ़िया, माइनस भी आएगा। क्यों आएगा माइनस? चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उससे समस्या क्या है हमें? खत्म हो रहा है ना चार्ज। सर, कैपेसिटर से चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ, तो उससे मुझे माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? उससे मुझे करंट प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव चार्ज नहीं कम हो होगा। रहा है तो। हाँ, करंट नेगेटिव नहीं होता है। वेरी गुड, ये सही लॉजिक दिया आपने। dq by dt इज नेगेटिव नंबर, dq by dt इज नेगेटिव नंबर, और हम चाहते हैं कि हम हमारा करंट पॉजिटिव, हमने दिखा दिया ना करंट की डायरेक्शन, तो हम एक प्लस नंबर दिखाना चाहते हैं। इफ करंट को मैं पॉजिटिव नंबर जैसा ले रहा हूं तो dq by dt के बराबर नहीं लिख सकता उसे, बिकॉज dq by dt इज अ नेगेटिव नंबर, तो इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अब अपन सब चीजें बना चुके हैं। बताओ इसमें केवीएल की इक्वेशन क्या आएगी? माइनस आई आर माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। इक्वल आई को 0। डालो, ये पॉजिटिव हो जाएगा सर, डी क्यू बाई डी टी आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल 0। तो उधर ले जाते, आर को भी उधर भेज देते। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करते इसे, तो डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस 1 बाय आर सी इंटू डी टी, ये होगी इक्वेशन। डी टी को वहां ले गया, क्या सही है क्या? यस सर। क्या करें यार इसको? इंटीग्रेट इंटीग्रेट चलो, चार्ज की लिमिट क्या होगी? माइनस
क्यू, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू सर। वेरी गुड। और टाइम Yes, sir. 0 0 से to T. करो, वेरी गुड, करो आगे, करिए। यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। चेक इट, ये आ रही है कि नहीं। और इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट्स प्रॉपर्ली लगा के इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। यस सर, ये आ रहा है। ये आ रहा है, वेरी गुड। चलो करंट क्या आएगा फिर। करंट मुझे लगता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, इसका मतलब करंट ही आ जाएगा। बाहर माइनस होने से माइनस लगा लेना बस। तो ये क्या, सर 1/-1 से भी आएगा ना? यस अच्छा, सर। हाँ तो फिर क्या लिखूं, ये लिखूंगा क्या। यस सर। वेरी गुड, Yes, बिल्कुल sir. सही कहा आपने। मेरे पास चार्ज की इक्वेशन आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई। किसी भी समय पे कैपेसिटर की एनर्जी किसी ने पूछी, कैसे बताओगे। Q square by 2c. Q स्क्वायर बाय 2c, वेरी गुड। Q पता है आपको इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी समय पर रेजिस्टर में पावर पूछी, कैसे बताओगे पावर इन रेजिस्टेंस। I square r. I square R, you have current, you can square it and you can multiply it with R, वो भी निकाल Yes. सकते हो। Can you draw graph for this charge and this current? यस सर। यस सर। Draw it, draw करिए। Draw the graph of charge versus time, draw the graph of current versus time। ये दोनों ही इक्वेशन में e की पावर माइनस टी बाय आरसी है। e की पावर माइनस टी बाय आरसी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जैसा ये बना था, तो इसी तरह का ग्राफ हो Yes, जाएगा, sir. इसी तरह का ग्राफ हो जाएगा। अगर आप चार्ज का ग्राफ देखेंगे वर्सेस टाइम तो ऐसे कुछ दिखने वाला ग्राफ बना देना, ठीक है ना। ऐसे कुछ दिखने वाला, शुरू में चार्ज क्यू और धीरे धीरे जीरो। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन भी उसी तरह की है, वो देखने में तो सेम ही इक्वेशन है, वो कांस्टेंट की वैल्यू बस बदली बस। तो आप भी यहाँ बदल देना कांस्टेंट, बस क्यू बाय आरसी कर देना यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन, हो गया सारी चीजें। कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, किस तरह से कम हो रहा है वो भी निकल गया, और सारी चीजें हमने बता दी। अब कोई हमसे कुछ भी पूछ ले इसमें हम बता सकते हैं उसे। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट इक्वेशंस फॉर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। हर आरसी सर्किट में शुरू में देखो क्या है, शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज है कि नहीं है, किसी रजिस्टर में कोई करंट वरंट तो नहीं है, शुरू में सारी चीजें अच्छे से समझ लो क्या है। उसके बाद किसी जनरल टाइम पे सर्किट ड्रॉ कर लो, जनरल टाइम पे एक करंट वरंट मान लो, करंट का चार्ज से रिलेशन लिख लो, केवीएल के इक्वेशन लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, देन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ आरसी सर्किट। बट डिफरेंशियल इक्वेशन हर तरह की सॉल्व आपको करते नहीं आती। तो एनी क्वेश्चन जो मैंने बोला ना वो थोड़ा सा गलत हो गया। हर क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, वो आप सॉल्व कर सकते हो। कई जगह ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फंसेगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उनको छोड़कर जिसका मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करते आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, समझे। सर यस सर। हाँ बोलिए ये बच्चे। जो रिजल्ट हमने ड्राइव किए हैं ये जनरलाइज नहीं है ना सर, हमें हर जनरलाइज सर्किट तो है, इन पर्टिकुलर सर्किट के लिए जनरलाइज है। अगर कभी भी एक चार्ज कैपेसिटर रजिस्टर से जुड़ा है तो उसके लिए जनरलाइज हो गया। कभी भी जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें एक कैपेसिटर एक रजिस्टर एक सेल था, उसके लिए जनरलाइज हो गया, है ना। यस सर। हाँ चलो, अब मैं ये हटा रहा हूं, थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, हटा दूं मैं। Yes, sir. ओके थैंक यू। चलो तो मैं अब कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
और हम थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा आसानी से कर देंगे उन क्वेश्चंस को, देखना। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आई हैव अ सेल, देयर इज अ रेजिस्टेंस हियर, there is a resistance here, and I am connecting a capacitor. There is a switch here. These two resistors are R, cell is E, capacitor is E, capacitor is C. When switch is closed, initially there was no charge on capacitor. ये दिया है आपको मैंने. Initial charge on capacitor is 0. It is uncharged. Afterwards, find capacitor पे charge is a function of time. Find charge on capacitor is a function of time. करिए. Find charge on capacitor is a function of time. करिए. If you use your brain, then बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने. आपको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है. You need to find charge on capacitor as a function of time. एक क्वेश्चन इधर भी लिखता हूं मैं. जो अच्छे से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई मुझ तक. सर इसको फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा? आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हो, बट यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. आप जैसे चाहे करिए, पर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. You can use any relation you like to use if you want, but you need to explain everything. कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है, दोनों क्वेश्चन में इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. करिए, और दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है. आई एम गिविंग यू अ मिनट. करिए जल्दी से. चलो, काफी क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, काफी आंसर्स आए मेरे पास. देवेश का, नवदीप का, सबके आंसर दिख रहे हैं. और अमन ने तो मुझे लॉजिक भी बताया है कि कैसे करा है. वेरी गुड अमन. बताइए, आपको किसी को लॉजिक समझ में आया कैसे करें इन्हें? अमन, जो आपका लॉजिक है बोल के एक्सप्लेन कर सकते हो? सर वो आर और सी के बीच में पोटेंशियल सेम होगा. हाँ, तो सर वो आर को केवल सी वो सिंगल वाला सर्किट मान के कर लेंगे, सी वाला. गलत 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 गलत, ऐसा नहीं कर सकते. इससे ऐसा सर नहीं कर दो सकते. हाँ, एक 0 वोल्ट का बैटरी बना के 2 इक्विवेलेंट बैटरी बना लेंगे. बिल्कुल सही. दिस इज वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड लॉजिक. यहाँ पर एक ना, एक बैटरी मान लो जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट है. तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक सेल हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे आर मान लो, और ये एक सेल हो गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है. और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक अकेला सेल और अकेला रेजिस्टर बन जाएगा ना. बोलो. हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा ई और 0 का, वो आएगा ई बाय आर प्लस 0 बाय आर अपॉन 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर. और आर पैरेलल में आर बाय 2 लगा देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इन दोनों सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना हम. तो समझे? यस सर. यस सर. बस उसके बाद तो क्या हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया. एक सेल, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर, ये तो करा ही आपने. सॉरी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया फिर तो. वैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान हो गया. इसमें भी देखो साफ साफ दिख रहा है 2 सेल पैरेलल में. दिखा? तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हो. दोनों सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर एक सिंगल सेल, सिंगल रेजिस्टर, सिंगल कैपेसिटर. ये तो आपने करा ही है, ये तो आपको आता ही है, तो आप कर ही सकते हो उसको भी. इनफैक्ट आप कई सारे क्वेश्चन को, आपका जो लॉजिक आपने सब पढ़े हुए अभी तक, उनको यूज करके बहुत आसान बनाकर सॉल्व कर सकते हो.
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस में उन्हें कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, सारे रेजिस्टर आर है, सब रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है। बताओ T0 पे सर्किट स्विच ऑन करा मैंने, कैपेसिटर पे चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ कैपेसिटर पे चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा बताओ। सॉरी जस्ट अ सेकंड गलती है इसमें, रुकिएगा। हाँ ठीक है, सही है, करिए। व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए। सर ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल है ना? हाँ सब इक्वल है, बिल्कुल सही विकास, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स, किसी और का कोई आंसर? इस सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पलक का, प्रबल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड प्रबल। सुमित का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बहुत आसान क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, साफ साफ दिख रहा है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आर और आर, ये आर और आर, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं आएगा, कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं आएगा। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक, वो सब लगा के भी क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब कई क्वेश्चन हमें ऐसे आते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको आरसी सर्किट के अलग अलग सर्किट बना के दे दिए, इनमें बैटरी ज्यादा कर दी मैंने, रजिस्टर बढ़ा दिए, तो क्या करना है वो देखा अपन ने, है ना। जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो अल्टीमेट चीज तो है ही अपनी कि अपन किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशन बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, उससे सॉल्व कर दो, वो तो है ही। अच्छा कभी कभी हमसे ना क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं पूछी जाती, हमसे पूछा जाता है बस कि फाइनल चार्ज क्या आएगा कैपेसिटर पे, अल्टीमेटली चार्ज क्या आ रहा है कैपेसिटर पे, बस ये पूछ लेते हैं, या फाइनल चीजें क्या है ये पूछ लेते हैं। भाई सर्किट बनाकर बहुत देर हो चुकी है, अब इनफाइनाइट टाइम बाद हमें चीजें पूछ ली, स्टेडी स्टेट में चीजें पूछ ली। कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टेडी स्टेट में पूछा जाता है चीजें, इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब भी ये होता है कि सर्किट स्विच ऑन करने के समय बहुत देर बाद हो चुकी है, समय सर्किट स्विच ऑन कर दिया है और बहुत लंबा समय बीत चुका है, ऐसे समय पे चीजें पूछी जाती है, तो तब क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट की चीजें पूछी जाए, या वो ऐसा बोल देंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच ऑन सर्किट, लॉन्ग टाइम ऑफ, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ स्विचिंग, जो भी सर्किट में स्विच को एडजस्ट कर रहे हैं, स्विच क्लोज कर रहे हैं या स्विच ओपन कर रहे हैं, उसके लंबे समय बाद कुछ पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत लंबे समय बाद की चीजें बताना देती है जिनमें, ये आसान हो जाते हैं हमारे लिए। क्यों आसान हो जाते हैं? क्योंकि लंबे समय बाद हर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, हर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, या डिस्चार्जिंग का केस हो तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर चार्जिंग का केस हो तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्जिंग का केस हो तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। इन एनी केस अगर वो चार्ज पूरा हो चुका है या पूरा डिस्चार्ज हो चुका है तब उससे करंट जीरो होगा, लंबे समय बाद हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर से करंट जीरो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन स्टेडी स्टेट वी कैन से दैट करंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो।
समझ में आई बात? क्योंकि अगर बहुत समय हो चुका है उसे चार्ज होते होते तो पूरा चार्ज हो गया, तो अल्टीमेटली उसको पूरा चार्ज हो चुका है तो करंट जीरो। और अगर डिस्चार्जिंग सर्किट है उस केस में भी करंट जीरो, क्योंकि अब पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। तो लंबे समय बाद अगर कुछ पूछा आपसे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट तो हम जीरो बोल सकते हैं डायरेक्ट। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. है ना? Yes, sir. इनफाइनाइट टाइम बाद कुछ भी चीज पूछी जाए तो हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि करंट वरंट जीरो है। अब करंट जीरो है तो कैपेसिटर से अगर करंट जीरो है इसका मतलब वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। Current through capacitor is zero, it means it behaves like open circuit. It behaving like open circuit. समझे? करंट नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है कि वो ओपन सर्किट है, उससे एंड में करंट नहीं है, मतलब खुला हुआ स्विच जैसा है, वो जिस स्विच को ओपन कर रखा है ऐसा कुछ है वो, कि वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट इनफाइनाइट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। और उसके एंड पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, व्हाटएवर में भी पोटेंशियल डिफरेंस हियर, बट करंट इससे जीरो है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर हम स्टेडी स्टेट में कुछ निकालना चाहते हैं। कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। क्या है, समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। अब इसको बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। दो सर्किट में मैंने दो दो कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, दो दो कैपेसिटर लगा दिए और पूछ लिया मैंने सारे रजिस्टर की वैल्यू में दे देता हूँ आपको, सारे ईएमएफ ई है और ये सब रजिस्टर आर है। मैंने पूछ लिया करंट थ्रू सेल एंड चार्जेस, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, दोनों ही सी है आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद कैपेसिटर पे चार्ज क्या है और करंट थ्रू सेल क्या है। तो लंबे समय बाद जब कुछ पूछा जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, बिकॉज ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है कैपेसिटर। तो असल में ये जो सर्किट है, आपको ऐसा सोचना है कि सर्किट में कैपेसिटर बस ओपन सर्किट है, यहाँ एक ओपन सर्किट है, यहाँ एक ओपन सर्किट है। आप चाहो तो नया डायग्राम बना लो, चाहो तो उसी क्वेश्चन में कर दो। मैं फिलहाल नया डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कैपेसिटर ओपन सर्किट है, यहाँ एक और रजिस्टर ऐसा लगा था और ये वाला कैपेसिटर भी ओपन सर्किट है। मैंने दोनों कैपेसिटर ओपन सर्किट दिखा के नया डायग्राम बना दिया। इस नए डायग्राम को देखिए, समझिए और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप अगर इस नए डायग्राम को देखें, यहाँ कोई कैपेसिटर था तो उसको मैंने ओपन सर्किट दिखाया, यहाँ कैपेसिटर था तो ओपन सर्किट दिखाया। अब मेरे पास सर्किट ये है, असल में लंबे समय बाद सर्किट ऐसा दिखेगा। मैं इसमें आसानी से करंट बता सकता हूँ। देखिए सेल से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो ऐसे ही फ्लो कर सकता है। देयर इज अ लूप, एक सिंगल लूप है यहाँ पर, एक सिंगल लूप है, देखिए यहाँ पर। तो करंट तो सेल से मैं आसानी से बता सकता हूँ ना। क्या आप करंट बता सकते हो सेल से कितना आएगा? E/3R. E/3R, वेरी गुड, है ना। देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस और ईएमएफ, तो E/3R, बहुत आसान। तो हमसे पूछा गया था सेल से करंट बताओ, तो बहुत आसान हो गया बताना। चलो दूसरी चीज, आपसे ये भी पूछा है कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। कैपेसिटर पे चार्ज बताने के लिए आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो Q इक्वल टू CV लगा सकते हो। तो आप सोचिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यहाँ एक कैपेसिटर था, इसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या आप इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो मुझे? आप देखिए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट किरचॉफ लॉ लगा दो Yes, sir. ना। बताओ, मैं यहां से गया ऐसे, क्या लिखूं? Plus E. अरे इसको क्रॉस कराओ ना रजिस्टर को। Yes, sir. Minus. IR, I Yes. E/3R into R, तो माइनस E/3 प्लस E। यहाँ पहुंच गए, फिर इधर गए, यहाँ क्या लिखूंगा?
जीरो, रजिस्टर में कुछ भी नहीं है, करंट नहीं है, तो जीरो। तो क्या आ गया पोटेंशियल ड्रॉप? सर तब हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तब भी कैपेसिटर कंसीडर नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, कैपेसिटर ओपन सर्किट है, ठीक है। पर कैपेसिटर को क्रॉस मत करना, उसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता आपको, समझे? मतलब आप इधर से इधर जाके ये आपको पता नहीं पोटेंशियल ड्रॉप कितना यस सर। है ना? तो मैं यहाँ से ऐसे घूम के आ गया, तो 2E/3 का यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया तो आप चार्ज लिख सकते हो उस पर, लिख सकते हो क्या? सर वो हाई पोटेंशियल sir. लो पोटेंशियल कैसे लिखा? किरचॉफ लॉ से लिखा। सर कैपेसिटर पे जो प्लस माइनस है। ये देखो ना क्या आया, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, तो Yes, मुझे sir. इस पॉइंट से इस पॉइंट ऊपर में जब पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है ना 2E/3 का, तो यहाँ प्लस लिख दिया 2E/3, यस सर। है ना? ऐसे दूसरे वाले जो कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हो। देखो ये इसके पैरेलल में, Yes, दोनों का sir. पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। करंट के डायरेक्शन पोटेंशियल डाउन होता है, मतलब ऊपर पोटेंशियल हायर नीचे लोअर, कितना डाउन होगा? E/3 का डाउन होगा। रेजिस्टेंस इनटू करंट करोगे तो E/3 आएगा। दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया तो दोनों का चार्ज भी आ गया। आया क्या? Yes, sir. So this is how questions of steady state can be solved. Steady state में कैपेसिटर बिहेव करता है लाइक ओपन सर्किट, उसे आप ओपन सर्किट दिखा दो, उसके बाद सर्किट जो भी है ड्रॉ करो और सॉल्व कर दीजिए उस सर्किट को। हाँ, पर आपको कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता रहता है, वो ढूंढना पड़ता है बाय किरचॉफ लॉ, जैसे मैंने यहाँ ढूंढा, उससे आप चार्ज वार्ज भी बता सकते हो। ये तो हो गया कि ओपन सर्किट जब लॉन्ग टाइम बाद के क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि जस्ट स्विच ऑन करने के बाद चीजें पूछ लेते हैं। कैपेसिटर सर्किट में लगाया ही है और स्विच ऑन करा है सर्किट और पूछ लिया कि अब करंट क्या आएगा, t=0 पे चीजें पूछ लेते हैं। तो t0 के क्वेश्चन जो होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। एट t=0 कैपेसिटर पे चार्ज जब आएगा तब उसका पोटेंशियल बदलेगा, q=cv होता है। सही बात है क्या? बोलो जल्दी, Yes. है ना? unless and until you give some charge to capacitor, उसका पोटेंशियल बदलेगा नहीं। unless and until you give some charge to capacitor, उसका पोटेंशियल बदलेगा नहीं। and to provide charge you need some time, कैपेसिटर चार्ज अचानक से नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अचानक से चार्ज जब भी रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ, वो अचानक से चार्ज नहीं होता है, ठीक है? अब कैपेसिटर विथ रेजिस्टेंस needs some time to charge। कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टेंस हो तो उसको है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे अपन ने देखा ये टाइम कांस्टेंट आरसी आता है, कैपेसिटर को चार्ज होने में 63% चार्ज होने में जो टाइम लगता है, तो थोड़ा भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उससे। अब अगर उसे कुछ टाइम लग रहा है चार्ज होने में, तो मैंने जैसे स्विच को शिफ्ट करा, स्विच को मैंने ऑन करा या ऑफ करा या कुछ भी करा स्विच के साथ, तो जैसे मैं स्विच को शिफ्ट करूंगा थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद के कैपेसिटर के चार्ज में कोई फर्क आएगा? मैंने अगर आपको एक सर्किट दिया और मैंने उससे किसी स्विच को मैंने ऑन या ऑफ कर दिया, जैसे यही सर्किट, इसी सर्किट में मैंने बोला कि आप ले लीजिए यहाँ पर एक स्विच था, स्विच बहुत समय से बंद था, अब अचानक से खोल दिया। बहुत समय से बंद था ये, तो लॉन्ग टाइम हो चुका है, बंद हुए, फिर अचानक से इसे खोला, तो जस्ट खोलने के बाद और जस्ट खोलने के पहले जो कैपेसिटर पे चार्ज होंगे वो सेम होंगे, ठीक है? एट t=0 स्विच इज शिफ्टेड, ऐसा कुछ दिया है आपको क्वेश्चन में, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अचानक से बदलता नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर potential drop PD of capacitor should be same। समझे? पोटेंशियल ड्रॉप सेम क्यों होगा? क्योंकि कैपेसिटी तो वही है, चार्ज भी वही है, पोटेंशियल ड्रॉप भी वही रहेगा।
जस्ट पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप है जस्ट बाद में भी वही पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। ये चीज समझ में आई क्या? बताइए जल्दी से Yes, बच्चों, sir. है ना? Yes. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से जल्दी से देखिए चीजें। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ऐसे क्वेश्चंस में जब स्विच को, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ये स्विच अब लंबे समय से सर्किट बंद था, अब स्विच को अचानक से खोल दिया, अचानक से खोल देंगे तो क्या होगा? जैसे मैं स्विच अचानक से खोलूंगा तो अब ये करंट आ नहीं सकता है यहाँ पर, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बदलेगा नहीं। देखो दोनों कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बदलेगा नहीं। जैसे ये स्विच ओपन कर दिया आपने तो पोटेंशियल ड्रॉप बदलेगा नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2E/3 का ही दिखेगा या E/3 का दिखेगा, चाहे सर्किट में कैसा भी करंट आ जाए। सर्किट में करंट अब देखो कैसे घूम सकता है, सर्किट में करंट यहाँ भी आ सकता है और इस कैपेसिटर से भी आ सकता है। जब हम सर्किट में जस्ट स्विचिंग करते हैं ना उस समय कैपेसिटर से करंट आ सकता है। जिस सर्किट में अभी जस्ट स्विचिंग करी है, स्विच को जस्ट अभी मैंने ओपन करा है, तो इन कैपेसिटर से करंट आ सकता है। अब करंट कितना आएगा वो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि इनके पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता है तो आप है ना किरचॉफ लॉ लगा के इजीली करंट वरेंट सब ढूंढ सकते हो। इफ यू ऑब्जर्व द सर्किट, जैसे स्विच को मैंने जस्ट ओपन करा उसके बाद अगर सर्किट देखे तो इस सेल से तो करंट आएगा नहीं, इससे करंट आ नहीं सकता क्योंकि हाँ ये ओपन हो चुका है। अब करंट देखिए ऐसे ही घूम सकता है। तो आप मान लो कि यहाँ से कुछ कैपिटल आई करंट आ रहा है, इसमें से स्मॉल आई इधर गया, कैपिटल आई मैंने स्मॉल आई इधर गया, दो लूप है, दो लूप की इक्वेशन बनाओ और किरचॉफ लॉ सॉल्व करके आप करंट ढूंढ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट स्विच को बंद करने या खोलने के बाद का जो करंट है वो इस तरह से निकाल सकते हैं अपन। कैसे? कैपेसिटर पे थोड़ा देर पहले का चार्ज क्या था या पोटेंशियल डिफरेंस क्या वो देखो, तो थोड़ी देर बाद भी वही रहेगा। आया क्या पॉइंट समझ में? Sir. Yes. ओके, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपना, क्योंकि टाइम हो रहा है तो अपन आज यहाँ रुकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेके